हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंक्लूसिव स्कूल के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। उसकी हमने पहले टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद है हमारा डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इट्स टाइप्स, देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में। Disabled children are children who have physical, cognitive, sensory, emotional, or developmental impairment that may impact their daily functioning and participation in various activity। क्या बोल रहे हैं कि बच्चों में जो फिजिकली, कोग्निटिव, मेंटल या इमोशनल इम्पेयरमेंट की वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, उन बच्चों को क्या बोला जाता है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन। दीज डिसेबिलिटी कैन वेरी इन टाइप एंड सिवियरिटी एंड ईच चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इज़ यूनिक। कि जो ये डिसेबिलिटी है इसके बारे में हमने इसकी कैटेगरीज पढ़ी कि ये माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या फिर सिवियर हो सकती है। तो ये क्या है, बच्चों की अलग अलग तरीके की हो सकती है और बच्चों ने अलग अलग तरीके से इसमें क्या है एक्सपीरियंस किया हो सकता है। उसके बाद है इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद सपोर्ट, इंक्लूजन एंड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड थेरेपीज एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू हेल्प देम रीच देयर फुल पोटेंशियल। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले, इनको क्या है सपोर्ट देना चाहिए, इंक्लूसिव स्कूल्स में इनको पढ़ाना चाहिए, इनके लिए क्या बोलते हैं थेरेपीज़ होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट सर्विसेज होनी चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि क्या है ये जो इनका पोटेंशियल है, इनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उसके क्या है ये पीक तक पहुंच सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अप्रोच डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़। इसमें क्या है कि बच्चों को समानुभूति, सहानुभूति, प्यार से, समझ के साथ ऐसे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के चार टाइप्स हैं। फर्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट या विजुअल डिसेबिलिटी, सेकंड है हियरिंग इम्पेयरमेंट, थर्ड है स्पीच इम्पेयरमेंट, फोर्थ है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट। नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें। Visual impairment is a term expert use to describe any kind of vision loss, whether it is someone who cannot see at all or someone who has partial vision loss। कि ऐसे लोग जिनको या तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है उनको क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो ये पार्शली ब्लाइंड भी हो सकते हैं, जो कुछ बड़े लेटर्स तो देख सकते हैं परंतु छोटे लेटर्स को नहीं देख सकते। और सेकंड है ब्लाइंड, जो अंधे, जो कंप्लीटली किसी को नहीं देख सकते। तो दो टाइप के हैं, पार्शली ब्लाइंड और ब्लाइंड। अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जो इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, बाधित भाषा विकास होगा, लैग इन कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, जो वैचारिक विकास होगा इनका उसमें ये क्या है पीछे होंगे, क्योंकि इनको इतने ज़्यादा ये देख नहीं सकते हैं तो उन चीज़ों को विजुलाइज करना, उन चीज़ों को जो कंसेप्ट है उसको अटेन करना इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इनकी जो सोशल स्किल्स हैं उसमें डिफ़िकल्टी होगी, कठिनाई आएंगी सामाजिक कौशल में, इनको डिफ़िकल्टी इन जनरेटिंग वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ बनाने में इनको कठिनाई होगी क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते होंगे, इनकी वोकेबलरी इतनी रिच नहीं होगी और जो इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद है यूजली स्लो प्रोग्रेस, जो इनकी प्रोग्रेस होती है किसी भी एकेडमिक फील्ड में या किसी भी एरिया में वो क्या होती है, स्लो होती है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्सेप्ट, इनकी जो स्वयं के बारे में अवधारणा है, इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये खुद को क्या है इन्फीरियर समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, हीन भावना होती है इनकी खुद को लेकर। उसके बाद है बिहेवियरल डेफिशिएंसी, जो व्यवहारिक कमी होती है इनमें कि ये क्या है या तो
जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या जल्दी रोने लग जाते हैं, मतलब इनका बिहेवियर है जो वो स्टेबल नहीं होता है। उसके बाद है एक्सपीरियंशली डिप्राइव्ड। अभी क्या है, इन्होंने कम इंटरेक्ट किया होता है, चीज़ों को कम देखा होता है या देखा ही नहीं होता है, तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है प्रैक्टिकल की चीज़ें या कैसी दिखती हैं या कैसी होती हैं। उसके बाद है डेफिसिट इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अमूर्त अवधारणा में पीछे, कि जो हमें जैसे विजुअलाइज करके हम चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं या हम इमेजिन करते हैं, इन्होंने जब उसको कंक्रीट में देखा नहीं, इन्होंने उस चीज़ को जाना नहीं, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करना या अपनी एब्स्ट्रैक्ट में लेके जाना इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। अनेबल टू एडजस्ट इन इन्वायरमेंट। जो इनका समायोजन होता है किसी भी इन्वायरमेंट में, वातावरण में, उसमें क्या है, ये थोड़े अक्षम होते हैं, इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना। उसके बाद अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें, तो बेसिकली अगर आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताए तो बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो उनकी विशेषताएं हैं उन्हें विशेषताएं देखकर हम क्या है बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट है रब्स आई एक्सेसिवली। ये बच्चे क्या है बार बार आंखें मलते हैं। रिक्वायरिंग क्लोज यूज ऑफ आइज टू रीड। ये क्या बच्चे क्या करते हैं, ये बड़ा आंखों को नज़दीक करके देखते हैं, इनको देखने में क्या है प्रॉब्लम होती है। ब्लिंक्स मोर देन यूजुअल। ये आंखों को जो झपकते हैं वो बार बार, मतलब सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बार झपकते हैं। होल्ड्स बुक क्लोज टू द आइज़। ये क्या है किताबों को आंखों के बिल्कुल नज़दीक लेकर रखते हैं ताकि ये चीज़ों को देख सके, जो मतलब वर्ड्स लिखे हैं उनको पढ़ सके। अनेबल टू सी डिस्टेंट थिंग्स। जो दूर रखी चीज़ें हैं उनको देखने में ये क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। स्क्विंट्स आइस और फ्रॉन्स। इनमें जो भेंगापन होता है या फिर ये जो त्योरी होती है इसको हमेशा चढ़ा के रखते हैं, जैसे इरिटेशन होती है उस टाइप से क्या है इनके माथे पे ऐसे त्योरी बनी रहती है। उसके बाद है वाटरी आइज। इनकी आंखों में क्या है पानी भरा रहता है, ऐसे लगता है कि इसमें से पानी निकल रहा है। कंप्लेन हेडेक्स। ये बच्चे क्या है ज़्यादातर सिर दर्द की शिकायत करते रहते हैं। बम्प्स इनटू ऑब्जेक्ट्स और पीपल। मतलब कि अभी ये देख नहीं सकते या पार्शली ब्लाइंड है, तो क्या है इन्हें सामने चीज़ें दिखाई नहीं देती और क्या है ये उनसे टकरा जाते हैं। उसके बाद है रेडेंड और स्वेलन आइज़। उसमें क्या है कि उसकी जो आइज़ है उनमें स्वेलिंग होती है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा रेड होती हैं। आस्क अदर फॉर हेल्प वाइल नोटिंग। ये बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है या नोट करने को कह रहा है, तो ये साथ वाले से पूछते रहते हैं कि सर ने क्या बोला या क्या लिख रहे हो या क्या नोट करना है। उसके बाद है ब्लड और डबल विज़न। या तो इनको धुंधला दिखाई देता है या इनको डबल डबल दिखाई देता है। उसके बाद है सेंसिटिविटी टू लाइट। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे इन पे क्या बोलते हैं रोशनी पड़ती है तो ये एकदम से इरिटेशन या थोड़ा सा इनके जो बिहेवियर में चेंज आ जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो बच्चे होते हैं इनमें क्या है आत्मविश्वास की कमी होती है, ये दूसरों के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं। उसके बाद है एजुकेशन फॉर ब्लाइंड। तो एजुकेशन में सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर विच यूज सिंथेटिक स्पीच कन्वर्ट वर्ड्स इनटू स्पीच। अभी इसमें क्या है ब्लाइंड में कि जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता उनके लिए हम किस प्रकार से जो शिक्षा है उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो कंप्यूटर होता है, उसमें कई कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें सिंथेटिक स्पीच होती है कि वो चार्ट्स हो गए, बुक्स होगी, मैनुअल्स हो गए, उनको क्या है बोल के बच्चों को बता देते हैं, समझा देते हैं। तो ब्लाइंड बच्चों के लिए वो यूज़फुल होता है। उसके बाद है ऑप्टागन। तो ऑप्टागन एक मशीन होती है जो क्या है जिस लेटर पे आप उसको रखोगे उसको क्या है वो ट्रांसलेट कर देगी उस लेटर की इमेज को देखकर कि ये क्या लिखा है या इसका क्या मतलब है। उसके बाद है सोनिक ग्लासेस। जैसे दूसरे ग्लासेस वियर करते हैं उसी तरीके से इसे पहन सकते हैं। ये क्या है जो सामने दिखाई देगा उस चीज़ को पढ़ के बता देंगे, उसके बारे में बच्चों को बता देंगे कि ये है क्या। उसके बाद है सोनिक गाइड। तो सोनिक गाइड क्या है, ये एक कैप की तरह होता है, हैट की तरफ, जिसे क्या है सिर पर लगा सकते हैं। ये भी क्या है गाइड करता है, बताता है, जो ब्लाइंड्स होते हैं उनको डायरेक्शंस देता है या उनको जो सामने चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में बताता है। उसके बाद है लेज़र केन, यानी कि जो छड़ी होती है लेज़र वाली। इससे क्या है बच्चों को, मतलब जो ब्लाइंड्स होते हैं उनको, कि अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उनके रास्ते में तो वो क्या है सिग्नल दे देता है, उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि सामने कुछ है, जिससे क्या है कि वो अपना रास्ता
डाइवर्ट कर सकें। उसके बाद है एजुकेशन फॉर पार्शली साइटेड या पार्शली ब्लाइंड। तो जिन्हें कम दिखाई देता है उनके लिए क्या कर सकते हैं, ग्लेयर फ्री इन्वायरमेंट, मतलब कि ऐसा रूम जहाँ पे रोशनी और परछाई ऐसा कुछ ना हो, मतलब बाहर से कोई डायरेक्ट रोशनी ना आ रही हो सन की। उसके बाद है कंट्रास्ट मल्टी कलर चॉक्स। तो मतलब इन बच्चों के लिए क्या है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ चॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है बच्चे उस चीज़ को देख सकें, उस चीज़ को हाईलाइट हाईलाइट होता है तो बच्चे क्या है उस चीज़ को ईजिली देख सकते हैं कि वो दूसरों से अलग जो चमक रहा है। उसके बाद है डिस्टेंस, ये बच्चे क्या है ज़्यादा दूरी पर नहीं बिठाने चाहिए, इनको क्या है क्लास में सबसे आगे वाली रो पे बिठाना चाहिए। उसके बाद है साइज ऑफ प्रिंट, जो छपाई है उसका आकार क्या है, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस, इसमें क्या है कि जो ऐसे लेंस जो क्या है शब्दों को बड़ा कर देते हैं, जिनका यूज़ करके बच्चे उनको ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद है एडजस्टेबल एंड मूवेबल डेस्क, कि जो बेंचेस होंगे डेस्क होंगे वो ऐसे होंगे कि वो मूव कर सके, बच्चे उनमें एडजस्ट कर सके, मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए। उसके बाद है ग्रीन बोर्ड, ऐसा माना जाता है कि ग्रीन बोर्ड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड, क्योंकि जो ग्रीन बोर्ड पे लिखा जाता है वो ज़्यादा बच्चों को देखने में इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। उसके बाद है पेंसिल्स एंड पेजेस, कि मतलब जो हमारी पेंसिल्स होंगी या पन्ने होंगे, जो पन्ने होंगे वो प्रॉपर वाइट नहीं होंगे, वो क्रीमी कलर के होने चाहिए, और जो पेंसिल्स है उसकी जो निब मोटी होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा हीरिंग इम्पेयर्ड या हीरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी। तो हीरिंग इम्पेयर्ड क्या है, इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लॉस ऑफ हियरिंग इन वन और बोथ ईयर्स, मतलब कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो एक कान से भी उनको कम सुनाई दे सकता है या दोनों से ही। ये क्या है, प्रीलिंगुअल डेफनेस या पोस्ट लिंगुअल डेफनेस। तो प्रीलिंगुअल में क्या है कि ये जन्म में ही हो सकती है, मतलब पैदा होने से पहले ही बच्चे को थी, जैसे वो पैदा हुआ तब से है उसको, या फिर उसके थोड़ी देर बाद हो गई, मतलब बचपन में हो गई। और जो पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है, मतलब कि भाषा के बाद आई है, जो अक्कर एट एनी स्टेज, मतलब जब बच्चा बड़ा हो गया, फिर चाहे वो अडल्टहुड में है या फिर अपने बुढ़ापे में है, जब उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तब बोला जाता है कि वो पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट 3 टाइप की हो सकती है। माइल्ड डेफ, जिनकी जो हियरिंग लॉस 20 टू 40 डेसिबल होता है। उसके बाद है मॉडरेट डेफ, जिनका हियरिंग लॉस 41 टू 60 डेसिबल्स होता है। उसके बाद है स्वेयर डेफ, जिसका हियरिंग लॉस 61 टू 80 डेसिबल होता है। उसके बाद है प्रोफाउंड डेफ, जिसका हियरिंग लॉस मोर देन 85 डेसिबल होता है। तो ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, टेट में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई बच्चा है उसको क्या है वो माइल्ड डेफ है, तो उसका जो हियरिंग लॉस है वो बताइए कितना है। तो ये रेंज से क्या है क्वेश्चन बन जाता है टेट के लिए। उसके बाद है अगर हम देखें इसकी करेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज़, यानी कि भाषाई कठिनाइयाँ। ये बच्चे होते हैं इनका सीमित शब्दकोश होता है। वैसे तो ये मोस्टली सभी में आएंगी करेक्टरिस्टिक्स, जो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि सभी बच्चों में होता है, वो इंटरेक्ट कम करते हैं, उनकी डेवलपमेंट कम होती है। सेकंड है प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक क्या है जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें क्या होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन है, उनका सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या है बड़ा कम होता है। उसके बाद है पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, व्यक्तिगत समस्याएं, ये बच्चे क्या है शाई होते हैं, ये इतने ज़्यादा स्पोक बोलते नहीं हैं। उसके बाद है ये थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। उसके बाद फोर्थ है साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इसमें होता है मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, कि बच्चों का खुद के बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, वो खुद को क्या है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं, कि वो दूसरों से क्या है कम है, उनमें हीन भावना है। उसके बाद है एबनॉर्मल एजुकेशनल बिहेवियर, इन बच्चों का जो शिक्षा के क्षेत्र में बिहेवियर है वो बड़ा थोड़े ये टेंट्रम्स शो करते हैं और ये क्या होते हैं ज़िद्दी होते हैं, ये मानते नहीं है इजीली बातों को। उसके बाद अगर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो ये बच्चे क्या होते हैं टिल्ट हेड टू हियर बेटर, ये अक्सर सिर को टेढ़ा करके एक तरफ झुका के रखते हैं ताकि इनको सुनाई दे। ये बच्चे क्या होते हैं, ये लिप मूवमेंट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि जो होंठों का संचालन है वो किस तरीके से हो रहा है, आखिर वो बोल क्या रहे हैं। अनेबल टू फॉलो डायरेक्शन, ये बच्चे क्या होते हैं अभी इनको सुनाई नहीं दे रहा है तो ये निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं।
ये बच्चे हम क्लास में ज़्यादातर क्या होते हैं, बेचैन से रहते हैं। उसके बाद है बोलने में इनको डिफ़िकल्टी होती है, इनमें स्पीच डिफेक्ट होता है। अब इनकी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या है, बोलने में इनको डिफ़िकल्टी है, तो इनमें स्पीच डिफेक्ट्स भी होते हैं। और ये बच्चे क्या है, बोलते हैं कि इनके कान में ज़्यादातर मतलब बोल कंप्लेन करते रहते हैं कि इनके कान में दर्द हो रहा है। उसके बाद है फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, इनके कानों से ना तरल पदार्थ निकलता रहता है, जिससे भी क्या है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे को क्या है, हीरिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और इसका हीरिंग लॉस हुआ है शायद। उसके बाद नाइन्थ है कोल्ड एंड सोर थ्रोट, ये जो बच्चे हैं इनको जल्दी सर्दी लग जाती है और इनका गले में ज़्यादातर क्या है, खराश रहती है। और ये बच्चे क्या करते हैं, ये टीचर को बार बार बोलते रहते हैं कि जो आपने बोला उसको दोबारा से दोहरा दीजिए प्लीज़। उसके बाद है हेजिटेट टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, ये बच्चे जो डिस्कशन होती है, जो बातचीत होती है समूह में, उसमें पार्टिसिपेट लेने में क्या है, हिचकिचाती हैं, क्योंकि एक तो इनको सुनाई नहीं देता, तो ये थोड़ा क्या है, खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एजुकेशनल प्रोविज़न क्या हो सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। फर्स्ट है साइन लैंग्वेज की, बच्चों को चिन्ह भाषा के से सब पढ़ाया जाए। शॉर्ट एंड क्लियर वर्बलाइजेशन, उनके जो जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है वो शॉर्ट हो, मतलब जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या जो शब्दों को बोल रहे हैं वो शॉर्ट हो और क्लियर हो। कंबाइन वर्बल विद विजुअल, जो उनको बोल के बताया जा रहा है वो उनको दिखा के भी अगर कंबाइन करके बताया जाए तो उनकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, उनको समझ भी जल्दी आएगा। उसके बाद है इन बच्चों के जो प्रति है टीचर्स को संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, इनको मतलब प्यार से सहजता से बच्चों को रखना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस टू चेक कॉम्प्रिहेंशन, टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चों को प्रश्न पूछें कि उनको समझ आया भी है या नहीं। फोकस इंडिविजुअली, बच्चों पे व्यक्तिगत ध्यान देना कि कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है या उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो रही है। उसके बाद है मल्टी सेंसरी अप्रोच टू बी फॉलोड, जिसमें ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का उपयोग हो, जिसमें मतलब बच्चा देख कर, सुन कर, टच करके इन सब तरीक़ों से क्या है समझे। उसके बाद है टीचर एंड पेरेंट शुड मीट, कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको और अध्यापक को क्या है मिलके उनके बारे में डिसीज़न लेना चाहिए कि बच्चे में क्या कमियां आ रही है या क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं उनको चेंज करने के लिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। हियरिंग एड, कान की मशीन क्या है बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि जिससे उनको सुनने में इजी हो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट थर्ड वन स्पीच इम्पेयरमेंट। अ स्पीच इम्पेयरमेंट रेफर्स टू एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड एंड मे रेंज फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर। देयर आर थ्री जनरल कैटेगरीज ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट। स्पीच इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि बोलने में जो कठिनाई हो, इसमें क्या है माइल्ड भी हो सकती है, ये सीवियर भी हो सकती है। बेसिकली तीन तरीके की स्पीच इम्पेयरमेंट है। सबसे पहली है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, यानी कि प्रवाह विकार, कि बच्चा इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा है, वो क्या है हकला रहा है, स्टटरिंग हो रही है। उसके बाद है वॉइस डिसऑर्डर, कि जिसमें क्या है बच्चे की वाणी में विकार है, या तो वो एक ही उसमें बोल रहा है, लय में बोल रहा है, उसका जो वॉइस का टोन है, जो लहजा है वो एक ही तरीके का है, मतलब नीरस है। उसके बाद थर्ड है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या है कि अभिव्यक्ति विकार, कि जो बच्चे बोल रहे हैं उसको क्या वो बिगाड़ दे रहे हैं, उसको ठीक ढंग से उसको आर्टिकुलेट करना नहीं आ रहा है। अब अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट है हमारे पास हैवी स्पीच, ये क्या बच्चों की जो वाणी होती है वो भारी होती है, मतलब इतना क्लियर नहीं होता है और ये क्या बोलते हैं समझ नहीं आती है जो इनकी भाषा होती है। ओमिशन ऑफ सर्टन वर्ड्स, कुछ शब्दों को क्या है ये खा जाते हैं, जैसे टीचर्स बोलते हैं कि तू शब्द खा रहा है, जैसे बोला उसको कि कार बोल तो वो बोल रहा है का, उसने आर खा लिया। उसके बाद है सब्सटीट्यूशन ऑफ सर्टेन साउंड फॉर अदर, अन्य आवाज़ों से प्रतिस्थापन, मतलब कि उसको बोला रैबिट और वो बोल रहा है बैबिट, तो जिससे क्या है वो भाषा को एक दूसरे के साथ चेंज कर रहा है। रिवर्सल ऑफ सर्टन साउंड, कि जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सिमिलर से होते हैं, जैसे एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, तो बच्चे क्या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एनिमल है और एमिनल है, तो बच्चों को क्या है इसमें भी उनको एनिमल को एमिनल पढ़ रहे हैं या एमिनल को एनिमल पढ़ रहे हैं, ये भी बच्चों में क्या है स्पीच इम्पेयरमेंट है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन सर्टन स्पीच साउंड्स,
कई बच्चों को शब्द बोलने में कठिनाई होती है कि वो र को ड बोल रहे हैं, श को श बोल रहे हैं और ठ को ट बोल रहे हैं। ये इन चीज़ों में क्या है जो गड़बड़ होती है उस वो बच्चों में क्या होती है, स्पीच इम्पेयरमेंट। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन ओरल मूवमेंट, कि ये बच्चों को ओरल मूवमेंट अपने च्युइंग करने में, जो लाइन को मूव करने में क्या है, डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद है मोनोटोनस, एक ही लय में एक ही लहजे में बोलते हैं। स्पीकिंग टू स्लो और टू फास्ट, या तो ये बच्चे बहुत ही स्लो बोलेंगे या बहुत ही फास्ट बोलते हैं। हाई और लो पिच, या तो बहुत ऊंचा बोलते हैं या बहुत ही धीमा बोलते हैं। टू सॉफ्ट वॉइस, कई बच्चे होते हैं कि उनकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट, इतनी कोमल होती है कि वो सुनाई भी नहीं देती। उन बच्चों में भी क्या होती है, स्पीच इम्पेयरमेंट। उसके बाद है स्ट्रगलिंग टू से वर्ड्स, ये बच्चे क्या है कई शब्दों को बोलने में असमर्थ होते हैं, कि वो शब्द क्या है स्टक कर जाते हैं, इनसे बोला ही नहीं जाता उन शब्दों को। उसके बाद अगर हम देखें इनकी, तो मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखी है, आप जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं इनसे ही इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये बच्चे क्या हैं, इनकी स्पीच ऐसी होगी, ये शब्दों को ऐसे पढ़ेंगे। तो इससे क्या है इनकी करैक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है इनकी। उसके बाद अगर हम इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखें, तो इनके लिए स्पीच थेरेपी की जा सकती है। इनके लिए क्या है, आर्टिकुलेशन करेक्शन कर सकता है टीचर, की बच्चा बोल रहा है तो टीचर उसको करेक्ट कर सकता है कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं ऐसे है। उसके बाद है साइकोथेरेपिस्ट, बच्चे को मनोचिकित्सक के पास लेके जाया जा सकता है कि वो आखिर हकलाता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। स्पीच ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती है, कि टीचर क्या है बच्चों से जो पोइम्स पढ़वाएं या गाना सुने, जिससे क्या है बच्चों की जो बोलने का उनको लहजा आए, बोलने का उनको तरीका आए। उसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि इन बच्चों को जो पाठ्य सहायक क्रियाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाएं, इनसे परफॉर्म करवाएं, ताकि इन बच्चों को क्या है ये दूसरों से कम्युनिकेट करें, बोलें, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें और जो इनका वाणी विकार है उसको क्या है सुधारा जा सके। उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षा होगी, तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को करेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ गलती है, तो इससे भी क्या है इसको ओवरकम किया जा सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ है लास्ट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कौन होते हैं, आर दोज हु सफ़र फ्रॉम ए डिफेक्ट दैट अकम्पनाइड बाय वन और अनदर टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी दैट इनहिबिट्स द नॉर्मल एक्सरसाइज ऑफ हिज हर मसल जॉइंट्स और बोन्स। मतलब कि जो हमारी फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड है वो क्या है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बच्चे लेस एक्टिव, कम क्रियाशील होते हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। उसके बाद है लो कंसंट्रेशन, इनमें एकाग्रता की कमी होती है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इनकी जो सोशल स्किल्स होती हैं वो कम होती हैं, ये कम इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इनको मतलब सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, इनको उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। उसके बाद है फिजिकली ये वीक होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से, सारे नहीं कुछ शारीरिक रूप से क्या है कमज़ोर होते हैं, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स है। एक में ये सारी नहीं हो सकती, मतलब कोई एक करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में है तो उसको हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन, अभी क्या है कम इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी जो वोकेबलरी है वो भी इतनी रिच नहीं होती हैं। पुअर मसल कंट्रोल, इनका इनकी मांसपेशियों पे निरंतर नियंत्रण कम होता है। पोलियो और पैरालिसिस, ये बच्चों को या तो पोलियो हुआ हो सकता है या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है, जो कि है पक्षाघात, यानी कि जो अधरंग बोला जाता है। उसके बाद अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू ट्विस्टिंग मोशंस, इनको क्या है घूमने में असमर्था होती है या डिफ़िकल्टी होती है। पैरालिसिस हो सकता है किसी एक बॉडी पार्ट पे भी या पूरे बॉडी पार्ट पे भी। अनकंट्रोल्ड मोशन, इनका जो मोशन होता है, जो इनकी गति होती है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि ये गिर जाएंगे। जॉइंट मूवमेंट लिमिटेशन, जो जोड़ों की जो सीमित गति होती है इनकी, फिर चाहे उठने बैठने में हो या हाथ से कोई मूवमेंट करने में है। पुअर मसल्स कंट्रोल, इन बच्चों का जो मांसपेशियों पे नियंत्रण है वो क्या है कम होता है। थकान और कमजोरी रहती है इन बच्चों में। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, बोलने में, चलने में और बात करने में क्या है इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लिखने में इनको समस्या होती है, क्योंकि उसके लिए भी क्या है हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमारी मसल्स पे। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन डूइंग कमांड और कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन, कई बार कुछ ऐसी इनको काम दे दिया जाता है कि जो कंबाइन होता है, कंपाउंड होता है,
तो उन चीज़ों को करने में भी क्या है, इनको डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद है इनएबिलिटी टू यूज़ लिम्स। ये क्या है, सभी अंगों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। कई अंग इनके ऐसे होते हैं कि वो पैरालाइज्ड होते हैं या उनको पोलियो होता है, तो वो क्या है, एक्टिव नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इनके एजुकेशनल प्रोविज़न, तो फर्स्ट है हमारे पास मोर टाइम शुड बी गिवन। कार्य करने के लिए इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम प्रदान किया जाना चाहिए। इनको क्या है, सहानुभूति और समानुभूति के साथ इनके साथ ट्रीट करना चाहिए। बच्चों का व्यवहार भी इनके साथ इसी तरीके का होना चाहिए, ताकि ये बच्चे क्या है, खुद को दूसरों से कम या अलग फील ना करें। उसके बाद है माता पिता को मीटिंग्स करनी चाहिए कि क्या किया जाए, क्या कदम उठाए जाए जिससे इनकी जो ये डिफ़िकल्टीज़ है इसको हम ओवरकम कर सकें। उसके बाद है बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वो क्या है, प्रश्न पूछ सकें बैठे बैठे ही या आंसर दे सकें बैठे बैठे ही। मतलब जो रूल्स बाकियों के लिए हैं वो इन बच्चों पे एप्लीकेबल ना हो सारे। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ स्पेशल चेयर। इनके लिए विशेष कुर्सी का प्रबंध हो जिससे क्या है, ये इधर उधर घूम सकें। उसके बाद है शुड सिट इन फर्स्ट। ये बच्चे क्या है, फर्स्ट रो में बिठाने चाहिए। उसके बाद क्या है, शुड एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज़। जो जितनी भी एक्टिविटी स्कूल्स में हो रही है, इन बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करना है या इनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है कि ये बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें। शुड ट्रेंड इन सम प्रैक्टिकल वर्क। बच्चों को कुछ प्रयोगात्मक कार्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि बच्चों के लिए फ्यूचर में भी वो हेल्पफुल रहे। उसके बाद है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। इन बच्चों के लिए क्या है, बाधा रहित वातावरण होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो चलने के लिए है या जो पानी का है, वहाँ पे क्या है, ऐसा ना हो कि स्टेयर्स बनी हो कि ये बच्चे वहाँ तक पहुँच ना सके। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट हो स्कूल का। रैंप लिफ्ट हो, बच्चों के लिए रैंप बने हो, अगर वो स्टेयर्स से नहीं चढ़ पा रहे हैं तो वो रैंप से जाएं। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, कई बच्चों की क्या होती हैं कि ज़्यादा ही उनकी जो कंडीशन होती है वो ख़राब होती है, तो उनके लिए क्या है, आवासीय सुविधा होनी चाहिए, यानी कि हॉस्टल्स होने चाहिए बच्चों के लिए। फिजिकल थेरेपी रूम, बच्चों के लिए शारीरिक उपचार कक्ष होना चाहिए जहाँ पर क्या है, उनको अगर ज़रूरत पड़े तो उनको थेरेपी दी जा सके, उनकी फिजियोथेरेपी की जा सके। उसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन। इन बच्चों को क्या है, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि ये बच्चे क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने। फॉर एग्जांपल उनको क्या है, बुक बाइंड करना या फिर उनको कुछ मिट्टी से कुछ बर्तन बनाना, ये सब सिखाया जाए ताकि वो क्या है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट बने। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनके एजुकेशनल प्रोविजंस। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।